राजकीय माध्यमिक विद्यालय जोधपुर के बाहरी इलाके में एक पुरानी और जर्जर इमारत में स्थित था। यह स्कूल शहर की सीमा से बाहर था, एक सुनसान इलाके में था, जहां शाम होते ही अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था। लोगों का मानना था कि यह स्कूल पहले एक अंग्रेजी प्रोफेसर का बंगला था, जिसे आज़ादी के बाद स्कूल में तब्दील कर दिया गया। अविनाश, जो कि एक युवा और उत्साही हिंदी के शिक्षक थे, उनको इसी स्कूल में नियुक्ति मिली थी। उन्होंने पहली बार स्कूल देखा तो पुरानी दीवारें, टूटी खिड़कियां और सूखे पेड़ों के बीच बना वो भवन उन्हें जरा सा अजीब लगा। लेकिन उन्होंने मन को समझाया, सरकारी नौकरी मिली है, ये तो सौभाग्य की बात है। सुबह 7 बजे अविनाश पहली बार स्कूल पहुंचे। मुख्य द्वार के पास एक चपरासी हरिराम बैठा हुआ था, जो वर्षों से वहीं काम कर रहा था। उसने उन्हें देखते ही सलाम किया और कहा, साहब आप नए मास्टर हैं, अंदर आइए, स्टाफ रूम में बैठिए। अविनाश जब स्टाफ रूम में दाखिल हुए तो वहाँ गुप्त अंधेरा था। खिड़कियों पर मोटे पर्दे पड़े थे, जिनसे रोशनी नहीं आ रही थी। कमरे में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे बरसों से साफ सफाई ना हुई हो। उन्होंने खिड़की का पर्दा हटाया तो रोशनी फैल गई, लेकिन साथ ही एक पुरानी अलमारी खुद ब खुद हिलने लगी। अरे ये क्या? अविनाश चौंक गए। हरिराम पीछे से बोला, साहब वो अलमारी कभी कभी यूं ही हिलती है, पुराने जमाने की चीजें हैं, आदत हो जाएगी। अविनाश हंसते हुए बोले, क्या भूत ऊत है क्या? हरिराम कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप निकल गया। अविनाश ने ध्यान नहीं दिया और अपनी किताबें जमा कर क्लास में पढ़ाने चले गए। पर जब वह वापस स्टाफ रूम में लौटे तो देखा कि उनकी किताबें खुली हुई थी और उन पर खून के छींटे थे। वो डर गए, लेकिन फिर सोचा शायद किसी की नाक से खून निकला हो या उन्होंने कोई ख्याल बनाया हो। पर असली डर तो उस रात शुरू हुआ। अविनाश दिन भर पढ़ाने के बाद थक चुके थे। स्कूल की पहली पोस्टिंग का पहला दिन कुछ अजीब तो था, लेकिन उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। शाम को पास के किराए के मकान में लौटे, जहां उनका अस्थायी ठिकाना था। रात के लगभग 2 बजे उनकी नींद एक आवाज़ से टूटी, खर खर ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी खींच रहा हो या भारी फर्नीचर खिसका रहा हो। अविनाश चौंक कर उठे और इधर उधर देखा। बाहर झांका तो सड़क वीरान थी, लेकिन तभी उनका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से मैसेज आया था, स्टाफ रूम से दूर रहो, वहाँ कॉल आउट आई है। उनके रोंगटे खड़े हो गए। सुबह उन्होंने स्कूल जाकर चपरासी हरिराम से पूछा, क्या ये सब क्या है? कल मेरी किताब पर खून था, रात को अजीब आवाज़ें आई और अब ये मैसेज। हरिराम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह धीरे से बोला, साहब ये बात मत उठाइए, स्कूल में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिनका कोई जवाब नहीं मिला। पिछले साल जो हिंदी की मैडम थी, शालिनी मैम, उन्होंने खुद को स्टाफ रूम में फांसी लगा ली थी, बिना कोई वजह बताए। अविनाश चौंक गए। क्या? लेकिन क्यों? हरिराम ने इधर उधर देखा और फुसफुसा कर बोला, कहते हैं शालिनी मैम को कोई आत्मा तंग करती थी। वो कहती थी कि स्टाफ रूम में कोई और भी है जो उन्हें हर रोज दिखाई देता है, और फांसी से पहले उन्होंने दीवार पर खून से कुछ लिखा था, वो लौट आई है। अविनाश अब समझ चुके थे कि ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं थी, कुछ था उस कमरे में जो असली था और जानलेवा था। अगले दिन उन्होंने तय किया कि वो स्टाफ रूम में अकेले समय बिताएंगे, ये जानने के लिए कि सच में वहाँ क्या है। शाम को सबके जाने के बाद अविनाश स्टाफ रूम में रुके। सन्नाटा था, घड़ी टिक टिक कर रही थी और अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की बत्तियां बंद हो गई और एक औरत की कराहती हुई आवाज गूंजने लगी, क्यों आए हो मेरी जगह पे? अविनाश की आंखें डर से फैल गई। अलमारी अपने आप खुल गई, उसमें से एक सड़ी हुई लाल साड़ी निकली और एक जली हुई तस्वीर हवा में तैरने लगी। तस्वीर किसी महिला की थी, जिसके नीचे लिखा था, शालिनी देवी, हिंदी अध्यापिका। अविनाश की आंखों के सामने वह तस्वीर हवा में तैर रही थी। शालिनी देवी की आंखें जैसे उसे घूर रही थी। कमरे की हवा भारी होती जा रही थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। एक ठंडी हवा की लहर उनके शरीर को चीरती हुई गुजरी और फिर एक औरत की चीख सुनाई दी, मुझे न्याय चाहिए। अविनाश डर के मारे जड़ हो गए। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा
जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया था। तभी उनके सामने दीवार पर खून से कुछ शब्द उभरने लगा। सच को उजागर करो, स्कूल की डायरी देखो। अचानक दरवाजा खुल गया। अविनाश घबराते हुए बाहर भागे। अगले दिन उन्होंने तय किया कि स्कूल के पुराने रिकॉर्ड देखने होंगे। प्रिंसिपल से बहाना बनाकर उन्होंने स्टोर रूम की चाबी ले ली, जहां स्कूल की पुरानी फाइलें और दस्तावेज रखे जाते थे। गंध से भरा हुआ वो स्टोर रूम धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। अविनाश ने घंटों तलाश की। आखिर उन्हें एक पुरानी फाइल मिली, विवादित घटनाएं 2018-2019। फाइल में जो लिखा था उसने उनके पैरों तले जमीन खींच ली। शालिनी देवी ने कई बार शिकायत की थी कि स्कूल के स्टाफ में से कोई उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। उन्होंने लिखित रूप से यह भी कहा था कि कोई बार बार उनकी अलमारी में से चीजें निकालता है, उन्हें अकेले में बंद कमरे में बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उनकी शिकायत को मानसिक भ्रम कहकर खारिज कर दिया गया। फाइल में आखिरी पन्ने पर एक नोट था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार रमाकांत सर है। उसने मुझे कई बार धमकाया। उसने कहा कि अगर मैं मुंह खोलूंगी तो वह मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। रमाकांत सर, स्कूल का सीनियर गणित शिक्षक, जो अब भी स्कूल में कार्यरत था। अविनाश को अब सब समझ में आने लगा था। शालिनी की आत्मा क्यों भटक रही थी, क्योंकि स्टाफ रूम में ही उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। वहाँ वही अलमारी थी जिसमें वह अपनी शिकायतें छुपाती थी। वहीं वह फांसी पर लटकी पाई गई थी। अब अविनाश के पास दो रास्ते थे, या तो चुप रहकर नौकरी बचा ले या फिर शालिनी को न्याय दिलाए। उसी रात उन्हें फिर से एक सपना आया। शालिनी की आत्मा उनके सामने खड़ी थी, हाथ जोड़े हुए। अगर तुमने मेरी कहानी सबके सामने ला दी तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। सुबह की पहली किरण के साथ अविनाश ने निश्चय कर लिया, अब चुप रहना ठीक नहीं। उन्होंने वह फाइल और नोट और पुराने सीसीटीवी फुटेज की कॉपी लेकर सीधे जिला शिक्षा अधिकारी से मिलने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वे स्कूल पहुंचे, उन्हें रमाकांत सर पहले से ही स्टाफ रूम में मिला। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खतरनाक था। क्यों अविनाश सर, स्कूल अच्छा लग रहा है ना? लेकिन सुना है आप कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं बीती बातों में। अविनाश सतर्क हो गए। सच को छिपाना पाप है रमाकांत सर, और आप पापी हैं। शालिनी मैम की आत्मा आज भी यहीं भटक रही है, वो बस न्याय चाहती है। रमाकांत की मुस्कान गायब हो गई। वह गुस्से में बोला, उस पागल औरत की आत्मा से डरते हो? उसने मुझे ब्लैकमेल किया था, मैंने तो बस उसे चुप कराया था। अविनाश ने पूछा, तो तुमने ही उसे मारा था? रमाकांत चुप रहा। तभी अचानक कमरे में ठंडी हवा फैलने लगी। खिड़कियां खुद ब खुद खुल गई। अलमारी का दरवाजा जोर से झटका खाकर खुला और अंदर से शालिनी की वही लाल साड़ी बाहर लहराने लगी। रमाकांत ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और एक भयानक आवाज गूंजी, तुमने मुझे मारा, अब मैं तुम्हें मुक्ति नहीं दूंगी। शालिनी की आत्मा की परछाई दीवारों पर घूमने लगी। रमाकांत जमीन पर गिरा, चीखने लगा, माफ कर दो, मैं नहीं चाहता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार चीख के साथ रमाकांत जमीन पर बेहोश हो गया। अविनाश ने बाहर आकर तुरंत पुलिस को बुलाया और शिक्षा विभाग को सारे सबूत सौंप दिए। पुलिस जांच में रमाकांत के लैपटॉप और लॉकर से शालिनी की डायरी और अन्य सबूत मिले, जिससे यह पुष्टि हुई कि उसने मानसिक उत्पीड़न किया था और उसकी मौत एक आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला था। हफ्ते भर में रमाकांत को निलंबित कर दिया गया और फिर गिरफ्तार। अविनाश ने जब अगली बार स्टाफ रूम में कदम रखा तो वहां की बदबू गायब थी, दीवारें साफ थी और अलमारी स्थिर खड़ी थी। और फिर एक दिन अकेले बैठे बैठे अविनाश को एक हल्की सी सुगंध महसूस हुई, जैसे चमेली की खुशबू। हवा में एक शांत आभा थी। और फिर दरवाजे की ओर देखा, वहां एक हल्की सी छाया थी, मुस्कुराती हुई, धीरे धीरे हवा में घुलती हुई। शालिनी अब मुक्त हो चुकी थी।